डियर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे केमिकल शिफ्ट और केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया कि केमिकल शिफ्ट किसी भी परमाणु में किसी नाभिक के केमिकल एनवायरनमेंट को प्रदर्शित करता है, या जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रा में इस ओरिजिन पॉइंट से जितना डिस्टेंस तय किया जाता है उस डिस्टेंस को हम केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू के रूप में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही प्रकार के दो न्यूक्लियाई के लिए उनका केमिकल एनवायरनमेंट जितना अधिक डिफरेंट होगा, उनके केमिकल शिफ्ट वैल्यू या डेल्टा वैल्यू में उतना ही अधिक डिफरेंस होगा। यहाँ हम मुख्य रूप से पीएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ हम प्रोटॉन के न्यूक्लियाई के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, या प्रोटॉन के न्यूक्लियाई के लिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इस डायग्राम में जितने भी आपको प्रोटॉन ब्लू कलर से दिखाई दिए हुए हैं उन सब का न्यूक्लियाई तो सेम ही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डेल्टा वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और ये केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम क्यों नहीं होता है, ये हम उसके केमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देख पाते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, इसका केमिकल शिफ्ट, और ये जो एल्किल ग्रुप में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है इसका न्यूक्लियाई का केमिकल शिफ्ट वैल्यू एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न है, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन के लिए जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी डिफर है, उसमें बहुत अधिक अंतर है। और वो अंतर कैसे है वो हम ये देख पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन या एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो किसी न्यूक्लियाई के साथ किस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप या दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके केमिकल एनवायरनमेंट का डिसीजन होता है। इन केमिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को शील्डेड और डीशील्डेड कंडीशन में रखते हैं। शील्डेड और डीशील्डेड कंडीशन इस तरह से होती है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जिसके लिए हम पीएमआर स्पेक्ट्रा देख रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए समूह की वजह से अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसे हम शील्डेड न्यूक्लियाई, परिरक्षित न्यूक्लियाई कहेंगे। और यदि उस न्यूक्लियाई के पास जो ग्रुप है या न्यूक्लियाई जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसकी वजह से उस न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक फील्ड इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, या कम नहीं होता है, तो उस न्यूक्लियाई को हम कहेंगे कि वो न्यूक्लियाई
डीशिल्डेड है, विपरिरक्षित है। अगर यहाँ पर हम देखें कि ये परिरक्षण किस कारण से होता है, तो न्यूक्लियाई का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उस न्यूक्लियाई के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अगर न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है तो हम कहते हैं कि वो शील्डेड कंडीशन में है। और यदि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है तो हम कहते हैं वो डीशिल्डेड में, या उसको कम नहीं करता है तो हम कहते हैं डीशिल्डेड कंडीशन में। यहाँ ये दो जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप में H है, इस H के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दूसरे एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाइड्रोजन परमाणु की तरफ अधिक हो जाता है, जिससे हायर डेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को घटा देता है, और हम कहते हैं कि इस तरह से यहाँ ये जो प्रोटॉन है वो शील्डेड कंडीशन में आ गया। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्रियात्मक समूह का प्रोटॉन न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, O के साथ ये जुड़ा हुआ है। इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से दूर खींच लेता है, जिससे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड को कम नहीं करता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ इस प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीशिल्डेड कंडीशन में है। जो न्यूक्लियाई जितना अधिक डीशिल्डेड कंडीशन में होता है उसे रेजोनेंस अवस्था में लाने के लिए या फ्लिपिंग करवाने के लिए हमें उतनी ही कम आउटर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देनी पड़ेगी। उसे हम रेजोनेंस अवस्था में लाने के लिए आउटर मैग्नेटिक फील्ड है वो कम तीव्रता वाला देंगे तो भी वो फ्लिपिंग कर जाएगा, रेजोनेंस अवस्था में आ जाएगा। इस कारण से हम कहेंगे कि वो जो प्रोटॉन है वो लोअर फील्ड में रेजोनेंस पीक या NMR स्पेक्ट्रल पीक रिप्रेजेंट करेगा, और लोअर फील्ड के लिए डेल्टा वैल्यू हाई होता है। तो इस कारण से वो डेल्टा वैल्यू अबाउट 11-12 के नियर बाई प्रदर्शित होगा। जब एल्किल ग्रुप में उपस्थित प्रोटॉन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई शील्डेड कंडीशन में है, अतः उसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड कंपनसेट करने लग जाता है, कम कर देता है। इस कारण से उस न्यूक्लियाई को रेजोनेंस अवस्था में आने के लिए उच्च तीव्रता वाले आउटर मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे कि ये प्रोटॉन रेजोनेंस अवस्था में आने के लिए उच्च क्षेत्र में
पीक प्रदर्शित करेगा, और उच्च क्षेत्र में जब पीक प्रदर्शित करेगा तो उसके लिए डेल्टा वैल्यू होगा कम, ये अबाउट 1 to 2 नियर बाई प्राप्त हमें हो रहा है। तो इस प्रकार से हम केमिकल शिफ्ट वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं और ये देखते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो न्यूक्लियाई के शील्डेड और डीशील्डेड कंडीशन पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियाई की शील्डेड और डीशील्डिंग जो कंडीशंस हैं वो कई कारकों के द्वारा प्रभावित होती हैं, उन कारकों का हम अध्ययन करते हैं। ये जो कारक हैं वो इस प्रकार से हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा कि हमने एल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन के लिए देखा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिक रिंग करंट इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फैक्टर्स में से जिस फैक्टर की वजह से पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को अगर सपोर्ट करता है तब हम कहेंगे कि वो डीशील्डेड है। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियाई है वो डीशील्डेड है। यहाँ जैसे एक इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ इस एग्जाम्पल में इस हाइड्रोजन के कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये कार्बन इस सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, जिससे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से दूर हो जाती है। और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई से दूर हो जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड को कंपनसेट नहीं कर पाता है या कम नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो डीशील्डेड है। ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम देख पा रहे हैं कि जब नेगेटिव ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ कार्बन Cl1 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का जो डीशील्डिंग कंडीशन है वो बढ़ेगा। और डीशील्डिंग बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियाई लोअर मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस कंडीशन प्राप्त करेगा, और लोअर मैग्नेटिक फील्ड जितना अधिक होगा डेल्टा वैल्यू उतना ही अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये लोवेस्ट मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस करेगा तो इसके लिए डेल्टा वैल्यू मैक्सिमम आया है इन तीनों में से। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियाई से दूर हो जाता है तो उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट भी घटने लगता है। यहाँ पर ब्रोमीन एटम हाइड्रोजन के कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वो एक कार्बन अतिरिक्त दूर हो गया, तो यहाँ ये जो बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ डिस्टेंस और अधिक हो गया, तो उस कंडीशन में इनका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट भी दूरी के साथ घटने लगे। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु का जो संक्रमण है उस संक्रमण का भी इफेक्ट शील्डिंग और डीशील्डिंग कंडीशन पर पड़ता है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में
sp2 संकरित कार्बन परमाणु में s करेक्टर अधिक होते हैं, और s करेक्टर अधिक होने से उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp3 संकरित है, ये sp2 संकरित कार्बन है। तो sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण ये कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से हाइड्रोजन परमाणु के ऊपर ये डी शील्डिंग इफेक्ट डालेंगे, और डी शील्डिंग इफेक्ट डालने की वजह से ही इनका डेल्टा वैल्यू इनकी तुलना में हायर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी, तो ये मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी अलग अलग ओरिएंटेशन की वजह से हमें प्राप्त होता है। ओरिएंटेशन की वजह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में या ओरिएंटेड कंडीशन में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई शील्डेड, और दूसरी कंडीशन में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो डी शील्डेड कंडीशन में होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के कारण जो मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी है उसको प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ इस साइक्लोहेक्सेन में दो प्रकार के हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये अपने ओरिएंटेशन की वजह से डी शील्डेड कंडीशन में है, जबकि ये जो एक्सियल हाइड्रोजन है ये शील्डेड कंडीशन में है। इस कारण ये अप फील्ड में स्पेक्ट्रल पीक शो करेगा और ये डाउन फील्ड में। इसी प्रकार से पाई बॉन्ड की वजह से भी मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी शो होती है, और यहाँ पर एल्कीन और कार्बोनिल जो ग्रुप है उनके लिए मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी को शो किया गया है। ये एल्कीन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनके ऊपर और नीचे की तरफ होंगे वो शील्डेड कंडीशन में होंगे, और जो इनके इस डायरेक्शन में होंगे लेफ्ट और राइट साइड में वो डी शील्डेड कंडीशन में होंगे। इसी प्रकार कार्बोनिल समूह में जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यहाँ इस फील्ड में होंगे वो शील्डेड हैं, और जहाँ जो इस कंडीशन में है वो डी शील्डेड कंडीशन में है। इसी कारण से जो एल्डिहाइड का प्रोटॉन है, एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है वो डी शील्डेड कंडीशन में होने की वजह से डाउन फील्ड में स्पेक्ट्रल पीक शो करेगा, और उसका जो स्पेक्ट्रल पीक है वो अबाउट 9 to 10 ppm पर प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट है मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के नियर बाई कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से वो न्यूक्लियाई शील्डेड कंडीशन में आ जाएगा, और उसके कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कम हो जाने से वो न्यूक्लियाई डी शील्डेड कंडीशन में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अबाउट 4.1 ppm पर स्पेक्ट्रल पीक शो कर रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन 3.1 पर स्पेक्ट्रल पीक शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब O के लोन पेयर इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, उससे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, जिससे ये जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड कंडीशन आने से या sp2 संकरित अवस्था आने से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो डी शील्डेड कंडीशन में हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई शील्डेड कंडीशन में। इसी प्रकार यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई 7.0 ppm पर स्पेक्ट्रल पीक शो कर रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन 5.8 ppm पर, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा ये
कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव होने से इसका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन डिशिल्डेड कंडीशन में आ जाता है और ये हाइड्रोजन शिल्डेड कंडीशन में आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एल्कीन के ये हाइड्रोजन फाइव 5.29 ppm पर स्पेक्ट्रल पीक शो कर रहे हैं, लेकिन जब इनके साथ यहाँ इस हाइड्रोजन को हटाकर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिया गया तो इस ग्रुप में रेजोनेंस होने की वजह से ये जो ग्रुप है, अब इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन 6.11 और ये 6.52 पर स्पेक्ट्रल पीक शो कर रहा है। इसी प्रकार से एरोमेटिक रिंग के साथ जो ग्रुप जुड़ते हैं उन ग्रुप के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट या मेटा पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पर ऑर्थो पैरा कंडीशन या मेटा कंडीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वेरिएशन से ऑर्थो पैरा और मेटा कंडीशन के जो प्रोटॉन्स हैं उनकी स्पेक्ट्रल पीक वैल्यू भी चेंज हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। ये एनिलीन में NH2 समूह जुड़ा हुआ है एरोमेटिक रिंग के साथ और ये NH2 समूह यहाँ पर इस रिंग के साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट की वजह से इनका ऑर्थो और पैरा कंडीशन में जो प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन की जो स्पेक्ट्रल पीक है वो मेटा कंडीशन की तुलना में कम डेल्टा वैल्यू पर प्रदर्शित हो रही है। इसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड में जो पाई रिंग बनती है उस पाई रिंग की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड के जो हाइड्रोजन हैं वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग शिल्डेड और डी शिल्डेड कंडीशन में आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू वो प्रभावित होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे यहाँ पर हमने बेंजीन रिंग का एग्जांपल लिया है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो सर्कुलेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से इनका सर्कुलेशन है और उनकी वजह से ये इस तरह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई होंगे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होंगे वो शिल्डेड कंडीशन में होंगे और जो न्यूक्लियाई यहाँ इन क्षेत्र में होंगे इस कंडीशन में होंगे वो डी शिल्डेड कंडीशन में होंगे क्योंकि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है। इसके अलावा स्टेरिक इफेक्ट भी केमिकल शिफ्ट वैल्यू को प्रभावित करता है। जितना अधिक बल्कि ग्रुप किसी न्यूक्लियाई के निकट आते हैं वहाँ पर उतना ही अधिक स्टेरिक इफेक्ट प्रदर्शित होने लग जाता है। जितने अधिक स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा डी शिल्डिंग भी उतनी अधिक बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पर केवल एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के कारण डी स्टेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर ये 2 बॉन्ड की वजह से और यहाँ पर इन 3 बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पर लगातार स्टेरिक इफेक्ट बढ़ता जा रहा है जिससे कि डी शिल्डिंग बढ़ती जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है और उस केमिकल शिफ्ट का वैल्यू विभिन्न कारकों के द्वारा शील्डिंग और डी शील्डिंग कंडीशन से किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।